जी वी आर लाइव। ओके, नमस्कार। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की ओर से मैं हसन जावेद खान आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार का विषय है राष्ट्रीय विकास में CSIR की भूमिका, अतीत, वर्तमान और भविष्य। आज इस हिंदी वेबिनार का आयोजन हमने हिंदी दिवस के अवसर पर किया है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर पहले आप सभी को शुभकामनाएं तथा बधाई। आज़ादी मिलने के बाद 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान करके हिंदी में कार्य करने को हमारे संवैधानिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्व का हिस्सा बनाया। इस दिवस की स्मृति में भारत सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों तथा अन्य संस्थानों द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हिंदी का महत्व राजभाषा, संपर्क भाषा तथा विश्व भाषा के रूप में है। भाषा अपने विचारों और संकल्पनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है और ये भी सच है कि विचारों की अभिव्यक्ति जितनी रचनात्मकता एवं सरलता से अपनी मातृभाषा में की जा सकती है वह शायद किसी दूसरी भाषा में संभव ना हो। तो राजभाषा हिंदी में आयोजित आज के इस वेबिनार का शीर्षक जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय विकास में CSIR की भूमिका, अतीत, वर्तमान और भविष्य है। स्वतंत्रता के बाद देश की वैज्ञानिक प्रगति में CSIR का उत्कृष्ट योगदान रहा है। इस वर्ष 26 सितंबर को यह संस्थान अपना 79वां स्थापना दिवस मनाएगा। 38 प्रयोगशालाओं के इस नेटवर्क के विभिन्न योगदानों के बारे में और विशेष रूप से कोविड महामारी से निपटने में जो अनेक प्रयास CSIR की प्रयोगशालाओं ने किए हैं उनके बारे में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर चिंतामणि मांडे। डॉक्टर मांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उन्हें व्याख्यान के लिए आमंत्रित करने से पहले मैं डॉक्टर मांडे का बहुत ही संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर मांडे एक स्ट्रक्चरल और कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर से प्राप्त की। नागपुर विश्वविद्यालय से BSc एवं MSc के पश्चात उन्होंने ISC बेंगलोर से मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स में PhD किया। इसके बाद भी नीदरलैंड्स की ग्रोनिंजन विश्वविद्यालय में डॉक्टरल फेलो रहे और 2001 में डॉक्टर मांडे ने हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स में वरिष्ठ वैज्ञानिक का पद हासिल किया। 2011 में उनकी नियुक्ति पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के निदेशक के रूप में हुई और अक्टूबर 2018 में उन्होंने CSIR के महानिदेशक का पद संभाला। तीनों ही भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के फेलो होने के अलावा डॉक्टर मांडे को अनेक उनके उत्तम कार्य के लिए कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इनमें शामिल हैं BM बिरला युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, भारत अस्मिता पुरस्कार, HK फिरोडिया विज्ञान भूषण पुरस्कार और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर मांडे से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि जावेद जी ने आप सभी को बताया कि हर वर्ष हम 14 सितंबर हिंदी दिवस के माध्यम से मनाते हैं और मुझे खुशी है कि पूरे CSIR परिवार की ओर से और अपनी निजी ओर से मैं आप सभी को आज हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हाल ही में मुझे सुझाव दिया गया कि क्यों ना हम CSIR की जो CSIR ने कार्य किया है गए 69 साल में उसके बारे में लोगों को जानकारी देने की कोशिश करें। और इसलिए आज का जो व्याख्यान जो आयोजित किया गया है वो आप सभी को CSIR के बारे में थोड़ा बहुत अवगत कराने के हेतु से किया गया है। इसमें CSIR के काफ़ी सदस्य होंगे आज के व्याख्यान में, लेकिन CSIR के बाहर के भी काफ़ी सदस्य होंगे और मैं बताना चाहूँगा आने वाले 35 मिनट में कि CSIR की क्या भूमिका रही है भारत के स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता का पश्चात सभी के प्रोग्रेस में तथा मानव जाति के प्रोग्रेस में तथा पृथ्वी के प्रोग्रेस में CSIR की अपनी क्या भूमिका रही है। तो इसलिए व्याख्यान का आज का मुख्य अंग यह है कि राष्ट्रीय विकास में CSIR की भूमिका, अतीत, वर्तमान और भविष्य। देखते हैं आने वाले 35 मिनट में कि CSIR ने क्या किया है हमारे समाज के लिए। आप सभी को शायद पता होगा कि स्वतंत्रता के पूर्व CSIR केवल एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसको पब्लिक फंडिंग से बनाया गया था। आज हम लोग जो देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान में जो कोई बाकी संस्थाएं हैं जैसे कि ICAR हो,
DRDO हो, DAE हो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो, ये सभी संस्थाएं स्वतंत्रता के पश्चात आई हुई है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि CSIR केवल एकमात्र संस्था ऐसी है जो अंग्रेजों के जमाने की है। हमारी स्थापना 1942 में हुई थी और इसके लिए सर्वप्रथम जो कदम लिया था वो हमारे बहुत एक होशियार और बहुत ही जाने माने दीवान बहादुर सर आर्काट रामास्वामी मुदलियार इन्होंने लिया था। ये ब्रिटिश वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे और इनके काफी प्रयासों के पश्चात इन्होंने अंग्रेज सरकार को कन्विंस किया कि ऐसी एक संस्था हमारे देश में होना जरूरी है और ये CSIR की जन्म की दिशा में एक सर्वप्रथम कदम रहा। और इनके प्रयासों के माध्यम से 1942 में 26 सितंबर को CSIR की स्थापना हुई और सर शांति स्वरूप भटनागर CSIR के सर्वप्रथम महानिदेशक बने। प्रथम कुछ वर्ष CSIR का हेडक्वार्टर जो है, जो मुख्य अधिकारी का मुख्य कार्यालय है, ये कलकत्ता में था, लेकिन कुछ वर्ष पश्चात इसे फिर दिल्ली लाया गया और हम लोग दिल्ली में रफी मार्ग में स्थित है और आज के दिन हमारी काफी सारी प्रयोगशालाएं पूरे देश में स्थित है। CSIR की शुरुआत से ही जिस तरह से हमारी फंडिंग होती है उसके 3 बहुत अहम पहलू है। एक तो हमारी ज्यादातर फंडिंग जो है वो पब्लिक फंड से होती है, जैसे सरकार हमें फंड देती है CSIR के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब CSIR की शुरुआत हुई थी उस वक्त CSIR ने एक काफी बड़ी अपील की थी, बहुत आह्वान किया था हमारी देश के जनता को कि क्या आप भी योगदान कर सकते हो CSIR के काम के लिए। और यह योगदान हमारे देश के पूरे जनता ने स्वीकृत कर बहुत बड़ा योगदान जो किया था, जो उस वक्त के जमाने में 44,000 रुपए का योगदान CSIR को दिया था। और मैं समझता हूँ उस वक्त का 44,000 जो योगदान रहा है आज के दिनों में उसकी हम लोग तुलना नहीं कर सकते। ये पहला एग्जाम्पल होगा हमारे देश के इतिहास में कि विज्ञान के अनुसंधान के लिए ये प्रथम क्राउड सोर्सिंग का एग्जाम्पल जो कह सकते हैं उस वक्त 1942 में किया गया था। इसी तरह काफी खासगी संस्थाएं जो है, जैसे कि टाटा हाउस है, जैसे कि सिप्ला है, इन लोगों ने भी आगे बढ़कर हमारी काफी मदद की थी। सिप्ला के बारे में तो जिक्र किया। सिप्ला की जो संस्थापक जो है, जो डॉक्टर अब्दुल ख्वाजा हमीद साहब है। अब्दुल ख्वाजा हमीद साहब ने CSIR की स्थापना के लिए काफी प्रयास किए थे आर्काट रामास्वामी मुदलियार साहब के साथ, और इसलिए अब्दुल ख्वाजा हमीद की भी बहुत एक अहम भूमिका रही है CSIR के शुरू होने में। और ये हमारे संस्थान की जो गवर्निंग बॉडी होती है उसके सदस्य रह चुके हैं करीबन 20 साल। और 1942 से जो हमारा नाता जुड़ा है सिप्ला के साथ वो आज तक चले आ रहा है। इसके बारे में आपको थोड़े पश्चात मैं भी आपको थोड़े बारे में कुछ बताऊंगा। लेकिन आपको पता होगा कि एड्स जैसी महामारियां जब मानव जात के सामने में आई थी उस वक्त सिप्ला ने दायित्व लिया था कुछ दवाइयां बनाने का, और इसमें CSIR और सिप्ला ने मिलकर काफी सारी दवाइयां जो बनाई थी, उस वजह से कि इन दवाइयों की कीमत पूरे विश्व में बहुत कम हुई थी और सिप्ला का और हमारे देश का काफी बड़ा अच्छा इसमें योगदान रहा। हमारा बहुत बड़ा नाम हुआ था इसकी वजह से। और ये हमारा जो कोलैबोरेशन तब से जो चलता आ रहा है वो आज भी बहुत सुरक्षित से चलता आ रहा है। 1942 में हम जब CSIR की स्थापना हुई थी तब CSIR की दूरदृष्टि इस तरह रही थी कि जिसे ऐसा विज्ञान हम जो करें जो वैश्विक प्रभाव डालने का प्रयास करे, ऐसी प्रौद्योगिक विकसित करने का जो नवोन्मेष आधारित उद्योग का समर्थ बनाती हो और पराविषयी नेतृत्व को पोषित करती हो, जिसके द्वारा हमारे देश की जनता का सर्वांगीण आर्थिक विकास उत्प्रेरित किया जा सके। तो ये बहुत बड़ी दूरदृष्टि हमारी रही है और इसी दूरदृष्टि से हमारी चाल रही है स्वतंत्रता से आज तक। और उदाहरण के मार्फत मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा आने वाले आधे घंटे में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग एक स्वायत्त संस्थान है और स्वायत्त संस्थान होने के नाते हमारे अध्यक्ष संस्थान के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है और हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी है।
और हमारे संस्थान आज पूरे देश में 38 जगह है, 38 हमारी प्रयोगशालाएं हैं जो पूरे देश में इधर उधर आपको पाई जाती है। आपको मैंने जैसे कहा कि CSIR का योगदान समाज के लिए क्या रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा और कुछ उदाहरण आपके सामने में मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो इसके लिए मैंने अपना जो ये व्याख्यान है वो 1960-1970 ऐसे मैंने विभाजित किया हुआ है और इन विभागों में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है कि 1950 से लेकर हमारे देश के सामने में काफी सारी चुनौतियां खड़ी हुई थी और हर चुनौतियों का सामना विज्ञान के मार्फत किस तरह हमारे देश ने उनका सामना किया है, इसमें CSIR की बहुत अहम भूमिका रही है और यही उदाहरण आपके सामने में आप प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वप्रथम CSIR को एक बहुत बड़ा दायित्व मिला था जो कि भार और माप के अधिनियम सभी विधानों को एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर ले आना और इनको सभी समाज के सामने में खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और अलग अलग इनके जो है ये हमारी अलग अलग प्रयोगशालाएं में उसमें जुड़ी हुई है, ये आज भी जुड़ी हुई है। जैसे कि आप इस यहाँ पे देख रहे हो, हमारी एक प्रयोगशाला जो दिल्ली में है जिसे हम लोग NPL या नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहते हैं, वो सभी भार और माप इनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी एक संस्थान जो चंडीगढ़ में है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ये माइक्रोबियल टाइप कल्चर इनका एक कलेक्शन है और एक जीन बैंक भी इन्होंने तैयार की हुई है। ऐसी अलग अलग प्रयोगशालाएं CSIR की जो है इनके पास इन अलग अलग चीजों का दायित्व बना हुआ है। 1960 से आज तक कुछ जो उदाहरण है वो अब मैं आपके सामने में पेश करना चाहूंगा। सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने में जो थी जब हम स्वतंत्र हुए, कि हमारे देश में किस तरह हम लोकशाही का अमल कर सके। और लोकशाही का अमल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हर इंसान को हमारे देश में वोटिंग करने का राइट मिले, हर इंसान जाकर अपना वोटिंग कर पाए और किस तरह इस राइट को वो इस्तेमाल कर सके, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये चुनौती CSIR ने स्वीकृत कर उसके सामने में विज्ञान के मार्फत एक सॉल्यूशन आपके सामने में रखा और वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसे आज भी हम लोग हमारे सभी इलेक्शंस में इसका हम यूज करते हैं, जिसे हम लोग इंडेलिबल इंक कहते हैं। आज भी आप जब लोग कभी वोट करने के लिए जाते हो, आपकी उंगल पे ये इंक लगाई जाती है जिससे कि बताया जाता है कि आपने वोटिंग की हो। और ये एक लोकतंत्र के लिए CSIR का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह श्वेत आंदोलन जब चल रहा था तो श्वेत आंदोलन के समर्थ में दूध को इधर से उधर ले जाने में काफी तकलीफ हो रही थी लोगों को, और CSIR ने आके विज्ञान के मार्फत एक बहुत बड़ा सब लोगों के सामने में एक प्रयोग किया और जो आप लोगों के सामने में रखा, जिसे हम लोग मिल्क पाउडर कहते हैं, कि मिल्क पाउडर के माध्यम से अब हम लोग देश में दूध को हर जगह ले जा सकते हैं। और इस मिल्क पाउडर की टेक्नोलॉजी जो है हम लोगों ने अमूल को दी और आज भी अमूल से आप लोग जो मिल्क पाउडर लेते हो तो ये ख्याल रख कर सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी CSIR की हमारे एक मैसूर में स्थित CFTRI नाम की जो प्रयोगशाला है उन्होंने बनाई थी और आज भी आपके सामने में ही आती है। 1950-1960 से लेकर जो कुछ हम लोगों ने प्रयोग किए थे उसका इस्तेमाल समाज में आप आज भी देखते हो, जैसे कि इंडेलिबल इंक हो, जैसे कि अमूल की मिल्क पाउडर हो, आज भी हमें देखने मिलता है। ये CSIR का योगदान देश के समाज के सामने में आज भी खड़ा हुआ है। 1970 का जो दशक था वो राष्ट्र निर्माण और प्रौद्योगिकी अस्वीकरण का युग में एक चुनौतीदायक एक बहुत बड़ा दशक था और इन सब चुनौतियां हमारे सामने में जो खड़ी थी उसमें अलग अलग चुनौतियां थी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन जैसे चल रही थी, जिसे आज हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के माध्यम से देश में हम लोगों को स्वावलंबी होना था पूरे किसानों के माध्यम से, पूरे हरित क्रांति के माध्यम से, कि हम अपना अनाज, गेहूं सब कुछ अपने आप पैदा कर सके। और हरित क्रांति के दो बहुत अच्छे पहलू थे, दो बहुत अहम पहलू थे। वो इस तरह थे कि हम लोगों को कीटनाशक रसायन भी बनाने थे और हम लोगों को यंत्रीकरण करना था हमारे हरित क्रांति का, और दोनों में CSIR की भूमिका बहुत अहम रही है। आप लोग दाहिनी ओर जो देख रहे हो, ये एक स्वराज ट्रैक्टर है,
आज भी आप देखते हो कि स्वराज ट्रैक्टर मार्केट में पाया जाता है। ये CSIR की हमारी जो दुर्गापुर में स्थित लैब है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने पहला ट्रैक्टर हमारे देश में बनाया था और इसका योगदान एग्रीकल्चर का यंत्रीकरण करने में काफी अहम रहा है। इसी तरह आपकी बायो और आप जो देख रहे हो कि फसल के अनुकूल कीटनाशक रसायन जो बनाने थे, इस क्षेत्र में भी हमारे हैदराबाद में स्थित जो लैब है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इन्होंने काफी अलग अलग कीटनाशकों बनाए, उन्होंने उनका उत्पादन किया और आज भी इनका उपयोग हमारे एग्रीकल्चर में होता है। 1980 का दशक जो था वो राष्ट्र निर्माण एवं प्रौद्योगिकी अस्वरीकरण का एक चुनौती लेकर हमारे सामने में खड़ा हुआ था और इनको निपटने में भी CSIR की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि जिस तरह कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लासेस बनाने थे हमारे एटॉमिक एनर्जी के लिए, और जिस तरह CSIR ने एक बहुत बड़ी भूमिका स्वीकार की उस वक्त कि एंटार्क्टिका में हम लोग किस तरह हमारा एक एक्सप्लोरेशन भेज पाए। और सर्वप्रथम एंटार्क्टिका में जो एक्सप्लोरेशन भेजा गया था वो हमारी गोवा में स्थित जो लैब है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, यहाँ से भारत का सर्वप्रथम एंटार्क्टिका एक्सप्लोरेशन गया था और उन्होंने जाके वहाँ पे काफी सारे नए खोजें की थी। आज भी हर साल एंटार्क्टिका में कई हमारे यहाँ से एक्सप्लोरेशन जाते हैं और सर्वप्रथम जैसे मैंने कहा कि वो CSIR ने आपके सामने में ले आए थे। 1990 का दशक और अलग अलग तरीके की चुनौतियां हमारे सामने में ले आया, जैसे कि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अंतरक्षेप, प्रथम विकास उत्पादक विकास के महत्वपूर्ण उपयुक्त क्षेत्रों में इसकी भूमिका रही है। हमारा देश ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अब इंटीग्रेट होना शुरू हो चुका था और दुनिया में जो जो नई तकनीकें सामने में आ रही थी मानव जात के सामने में, उन सब तकनीकों को हमारे देश में अपनाने की बहुत जरूरत थी और ये सब तकनीकों को अपनाने में CSIR की एक बहुत अहम भूमिका रही है। जैसे कि आप दिख रहे हो, ये DNA फिंगर प्रिंटिंग है। आप लोगों को पता होगा कि अगर दुनिया में कहीं ऐसे अपराध होते हैं जैसे कि किसी का मर्डर हुआ हो, किसी घर में चोरी हुई हो, इसका जो ट्रेल होता है अपराधियों का वो DNA के मार्फत पीछे में जरूर रहता है और हमारे देश में DNA फिंगरप्रिंट ले आना बहुत जरूरी था। और हमारे हैदराबाद में स्थित जो सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब है, वहाँ पे बहुत ही मशहूर एक डॉक्टर लालजीत सिंह हुआ करते थे। उन्होंने ये तकनीक इंग्लैंड से भारत में ले आए और ये तकनीक आज भी इसका इस्तेमाल हमारे देश में होता है। आज भी देश में हमारे देश में जो न्यायालय है, जो CBI है, ये सभी लोग, पुलिस फोर्स है, ये तकनीक जो यूज करते हैं हमारे देश में, आज भी हमारे प्रयोगशालाओं में आकर DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा योगदान CSIR का रहा है हमारे समाज में कि अलग अलग तकनीकें जो हमारे विश्व के सामने में खड़ी हो रही थी उनको अपनाना था हमारे देश के लिए और CSIR ने ये काम बहुत अच्छी तरह आप लोगों के सामने में ले आए हैं। अब बात करते हैं कि पिछले 20 साल में हम लोगों ने आपके सामने में क्या लिया है, क्या किस तरह से नए प्रौद्योगिक अनुसंधान किए, किस तरह विज्ञान के मार्फत हम लोगों ने अनुसंधान किए और ग्लोबलाइजेशन में भारत को हम लोगों ने सामने में लाने की एक बहुत बड़ी भूमिका हम लोगों ने स्वीकार की। सर्वप्रथम 1990 में जब हमारे देश की इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खुल रही थी, सर्वप्रथम एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे देश के सामने में कि जो विज्ञान हमारे देश में होता है, जो अनुसंधान हमारे देश में होता है, जो प्रौद्योगिकी अनुसंधान हमारे देश में होता है, उनको प्रोटेक्ट करना ये बहुत जरूरी था। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे सभी अनुसंधानों का। और CSIR ने यह भूमिका स्वीकार कर हमारे देश में सभी को सिखाया कि किस तरह हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग अपना पाए, किस तरह हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए। यह एक बहुत बड़ी भूमिका CSIR की रही है। और इससे भी बड़ी भूमिका कि हमारे देश का जो प्रारंभिक ज्ञान था, पारंपरिक ज्ञान हमारे देश का, जैसे कि आप जानते हो कि हल्दी, ये जो है हल्दी जो दिखाई जा रही है आपके दाहिने ओर, ये एक बहुत बड़ा पारंपरिक ज्ञान हमारे देश का है। आज भी हमारे गले में जब खरखराहट होती है तो हमारी दादी माँ हमारे लिए दूध में हल्दी मिला के हमें देती है और ये सदियों से ज्ञान हमारे देश में रह चुका है। लेकिन 1990 के करीब एक अमेरिकन विश्वविद्यालय ने हल्दी पर एक पेटेंट जारी किया। अमेरिकन पेटेंट ऑफिस ने ये पेटेंट ये अमेरिका के एक विश्वविद्यालय को जारी किया और हम समझते थे कि ये सही नहीं है।
ये हमारा पारंपरिक ज्ञान है और इस पारंपरिक ज्ञान पे सिर्फ हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारे देश के सामने में और पूरे समाज के सामने में सिर्फ CSIR इसे सामने ला सकता है। इसके ऊपर किसी और का हक उसे हम लोग नहीं दे सकते हैं। और CSIR ने अमेरिका में जाके इसे लड़ा, अमेरिकन कोर्ट्स के सामने में इसे लड़ा। ये बहुत बड़ी चुनौती दी और हल्दी को हम लोगों ने किसी को पेटेंट करने से रोका। ये एक बहुत बड़ा CSIR का योगदान रह चुका है कि हल्दी को हम लोगों ने समाज में किसी और को पेटेंट करने से लिए उस वक्त रोका था। और इस माध्यम से CSIR अब सबसे अग्रसर संस्थान रहा है आज भी, जिसमें CSIR में बहुत अलग अलग तरीके के पेटेंट होते हैं। और इसमें हम लोग जो नवोन्मेष कहते हैं, नवोन्मेष जिसको अंग्रेजी में इनोवेशन कहते हैं, CSIR एक बहुत अग्रसर संस्था है हमारे देश की। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का आज 48 का स्थान है, पूरे विश्व में 48वां स्थान आया है इनोवेशन इंडेक्स में। और इसमें सबसे अग्रसर CSIR रहा है भारत को इस स्थान पर ले आने के लिए। तो हमारे सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि इनोवेशन इंडेक्स में हमारे देश को सबसे आगे में ले आने के लिए CSIR का एक बहुत अहम भूमिका रही है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा जल्दी में, बहुत समय नहीं लूंगा आप लोगों का इन उदाहरणों में। आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक तेजस नाम का एक जो हवाई जहाज बना है, ये तेजस नाम का हवाई जहाज सर्वप्रथम भारत में बना है। ये एक लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे कहते हैं, जो हमारे एयरफोर्स ने भी अब अपनाया है। इसके जो विंग्स है, इसके जो पंखे हैं, वो कार्बन फाइबर से बने हुए हैं। और ये कार्बन फाइबर हमारी जो बंगलोर में स्थित संस्था है, CSIR की लैब जो है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, उन्होंने बनाया है। इसी तरह क्षमा चाहता हूं कि कुछ गड़बड़ हुई। इसी तरह विमान में जो पायलटों को नीचे उतारने में एक जरूरी होता है जिसे हम लोग हेड अप डिस्प्ले कहते हैं। ये हेड अप डिस्प्ले जो है हमारी जो चंडीगढ़ में एक स्थित एक संस्थान है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बनाया है। और ये हेड अप डिस्प्ले के माध्यम से हवाई जहाज को अगर हम लोग शिप्स में भी, अगर सागर में भी अगर हम लोग रोकना चाहे, उनको लैंड करना चाहे, तो वो कर सकते हैं। जैसे आपको पता हो कि जो शिप्स है उनके ऊपर बहुत कम जगह होती है, और अगर हवाई जहाज को वहां पे रोकना होता है तो पायलट की एक बहुत बड़ी कला होती है कि उस छोटे स्थान पर उसे रोक पाए। और ये हेड अप डिस्प्ले के माध्यम से ये पॉसिबल हो सकता है। और हमारे संस्था ने ये हेड अप डिस्प्ले बनाया, और आज ये जो मैंने आपको हवाई जहाज दिखाया तेजस, इसमें हेड अप डिस्प्ले जो लगा हुआ है वो हमारी संस्था ने बनाया हुआ है चंडीगढ़ में स्थित। इसी तरह पिलानी में स्थित हमारी जो एक प्रयोगशाला है, सीरी पिलानी, उन्होंने दूध में कोई मिलावट है या नहीं इसको पता करने वाली एक प्रणाली बनाई है, जिसे हम लोग क्षीर सैनर कहते हैं। वो आज मार्केट में काफी बड़े स्तर पर बिकी जाती है, और ये सीरी पिलानी जो है इन्होंने ये बनाई है। किसानों के लिए CSIR ने काफी सारा काम किया है, किसानों और समाज के लिए CSIR ने काफी सारा काम किया है। दो उदाहरण आपके सामने में पेश करना चाहूंगा। ये एक उदाहरण है जो है हमारा एरोमा मिशन नाम का एक कार्यक्रम जो चल रहा है, ये उदाहरण आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता हो कि एरोमेटिक पौधे जो होते हैं, जैसे कि मेंथॉल हो, जैसे कोई कोई एरोमेटिक प्लांट्स हो, जैसे कि कोई फूल हो, इनका बहुत महत्व होता है। और अगर हम लोग किसानों को सिखा पाए कि इन एरोमेटिक प्लांट का आप लोग इस्तेमाल करें और उनको डिस्टिल करके उनमें से अगर ऑयल निकाल पाए, तो किसानों को इसका काफी लाभ होता है। जैसे कि पारंपरिक खेतियों से किसानों को वार्षिक आयु में करीबन अगर समझिए कि 40% उसका योगदान है, तो अगर वो इन एरोमेटिक प्लांट को अगर उसका उत्पादन कर पाए तो उनको 60% उसका लाभ हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि 40% से लाभ 60% हो सकता है, और ये हो रहा है काफी स्थानों पर। CSIR ने इसका काफी बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया है। और जैसे कि आपने सुना होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी बताया कि झारखंड के कुछ इलाकों में काफी किसानों को इसका फायदा हुआ है, और ये फायदा CSIR ने जाके किसानों को सिखाया है वहां पर, और CSIR ने उन लोगों को बताया है कि किस तरह हम लोग इनका उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा योगदान जो रहा है, हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया ICAR की एक संस्थान है हैदराबाद में, IRRI, और हमारी एक संस्थान है हैदराबाद में, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
इन दोनों ने मिलजुल कर एक अनाज की एक नई ये बनाई हुई है, जिस हाइब्रिड है अनाज का, जिसको हम लोग सांबा मसूरी कहते हैं, जिस वजह से अनाज पर कीड़े नहीं लगते हैं। आप देख रहे हो कि बिना ये इसका अगर देखे तो इसके ऊपर कीड़े लग सकते हैं, और ये पीले कलर में आप जो देखते हो ये पीड़ित है, और हरे कलर में आप देखते हो ये उन्नत सांबा मसूरी है, जिसको हम लोगों ने एक हाइब्रिड वेराइटी बनाई है। और इसका काफी बड़े स्तर पर इसका आज भी ये चल रहा है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा कि करीबन 4 लाख हेक्टेयर में इसका इस्तेमाल पूरे देश में हो रहा है, और बहुत बड़े स्तर पर किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। और सांबा मसूरी जो इसमें पाई जा रही है आज मार्केट में, ये इसको है जो इसके ब्लाइट रेजिस्टेंट सांबा मसूरी है। इसी तरह पार बॉइलिंग टेक्नोलॉजी आप जो यूज करते हो, पार बॉइल्ड राइस होता है, एक अनाज जो होता है पार बॉइल्ड राइस, दक्षिण क्षेत्र में भारत के इसकी काफी सारा इसका उपयोग किया जाता है। बंगाल में इसका काफी बड़ा उपयोग किया जाता है। और पहली बार जो पार बॉइलिंग की जो टेक्निक हमारे सामने में आई थी, ये हमारी बंगलोर में स्थित, हमारे मैसूर में स्थित CFTR है, उन्होंने पार बॉइलिंग टेक्नोलॉजी बनाई थी, और आज भी इसका इस्तेमाल पूरे विश्व में होता है। और जो कि ये समाज के लिए काफी लाभदायक हो, हम लोगों ने इसको टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज नहीं किया, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी सभी को मुफ्त इसको बताई गई थी, और इसके आज भी बहुत बहुत बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है हमारे समाज में। लेदर क्षेत्र में, चर्म क्षेत्र में CSR की बहुत अहम भूमिका रही है। हमारे मद्रास में स्थित लैब है जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनकी वजह से आज करीबन 4 लाख लोगों को भारत में उसके लिए उनका लाभ रहा है। इनमें से 30% महिलाएं हैं, और पूरे लेदर क्षेत्र में 4 लाख लोग जो काम करते हैं, ये हमारी संस्था की वजह से है। एक वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि लेदर क्षेत्रीय सभी संस्थाओं को बंद किया जाए, लेकिन उस वक्त CLRA ने सामने आकर बताया कि किस तरह हम लोग प्रदूषण कम करके इन लोगों को बताया कि लेदर की प्रोसेस किस तरह की जाए। तो आज देख सकते हो कि काफी बड़े स्तर पर जिन लोगों को रोजगार मिला है, इसमें भी CSR की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पिछले साल रिपब्लिक डे पे एक भारत के वायुसेना ने कुछ हवाई जहाज ऐसे उड़ाए थे जिनमें बायोजेट फ्यूल बनाया गया था। बायोजेट फ्यूल क्या है? ये बायोजेट फ्यूल कुछ पौधों से इसे एक्सट्रैक्ट करके हम लोग इससे डीजल बना सकते हैं, और इसकी तकनीक जो है ये हमारे देहरादून में स्थित जो लैब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इन्होंने बनाई है। और इसका उदाहरण हमने देश के सामने में प्रस्तुत किया 26 जनवरी 2020 को। आप जो देख रहे हो ये असली उदाहरण है कि भारतीय वायुसेना ने ये 3 हवाई जहाज उड़ाए थे AN-32। ये फ्यूल जो है हमारी लैब में बनाया गया था, जो पौधों से बनाया गया था, ये फॉसिल फ्यूल नहीं था, और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले समय में अगर हम लोग बड़े स्तर पे अगर ये बायोजेट फ्यूल बना पाएंगे, तो हमारा डिपेंडेंस जो है फॉसिल फ्यूल पे कम और कम होते जाएगा। इसी तरह किस तरह हम लोग प्रदूषण को कम किया जाए, और किस तरह हम लोग एनवायरनमेंट पे किस तरह कम इसका प्रभाव डाले, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि डिस्टिलरीज जो होती है, अल्कोहल डिस्टिलरीज, जिसमें हम लोग शुगर केन का यूज करते हैं, और शुगर केन यूज करने के पश्चात जो अल्कोहल बनता है, इसका बाय प्रोडक्ट होता है जिसे हम लोग स्पेंट वॉश कहते हैं, और इससे काफी सारा प्रदूषण होता है। हमारे भावनगर में स्थित सेंट्रल फॉर सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उन लोगों ने एक ऐसी तकनीक बनाई है जिससे स्पेंट वॉश में से हम लोग पोटैश बाहर निकाल सकते हैं। स्पेंट वॉश में से हम लोग ऐसी चीजें बना सकते हैं, निकाल सकते हैं जो प्राणियों के लिए अच्छा खाद्य, पोषक खाद्य हो सके, और जो पीछे में रहता है वो पानी रहता है, और ये पानी प्रदूषण कारक नहीं होता है। तो बहुत बड़ा उदाहरण है जिसको हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें से हमें पोटैश मिल सकता है, जिसे हमें प्राणियों के लिए एक पोषक खाद्य मिल सकता है, और जो पानी रहता है पीछे में, इसका हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं वापस खेतों में। तो पर्यावरण का संरक्षण और पर्यावरण पर किस तरह कम से कम हम लोग हमारा मानव जात का परिणाम कम कर सके, इसमें CSR की बहुत बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण प्रस्तुत किया जो स्पेंट वॉश का था। इसी तरह ग्रीन क्रैकर्स आपने भी सुना होगा। इसी तरह आपने सुना होगा कि किस तरह हम लोग फ्लाई ऐश से
कुछ चीज़ें बना सकते हैं। ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए काफ़ी सारे हमारी लैब इसमें मिली हुई है, जुटी हुई है इस काम में रेगुलर करने में। CSR का एक स्कीम है जिसे हम लोग न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव कहते हैं, जिसके कि 2 उदाहरण आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। ये एक डेंटल इम्प्लांट का है। ये आज के दिन पूरा इंपोर्ट होता था, लेकिन जियो की CSR ने IIT दिल्ली और दिल्ली में स्थित एक मौलाना आज़ाद डेंटल इंस्टीट्यूट है, उन्हें फंड करके दिखाया था कि हमें इसको अब आगे में आयात करने में कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी ओर से पूरे स्वावलंबी हो पाएंगे। तो डेंटल इम्प्लांट को जो हम लोगों ने तैयार किया है, तकनीक जो बनाई है, पूरा हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश पूरा स्वावलंबी हो सकता है इस तकनीक के माध्यम से। इसी तरह हम लोगों को बहुत गर्व है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, जो एक माइक्रो PCR के नाम से जाती है। गोवा में स्थित एक कंपनी है बिगटेक लैब्स, उनको CSR ने बहुत प्रोत्साहन दिया था कुछ 10 साल पहले ये एक टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, माइक्रो PCR बनाने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को बताने के लिए कि इस साल जनवरी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे स्वीकृत किया और सब लोगों को बताया कि ये जो तकनीक हमारे देश में बनाई गई है, ये जो उपकरण हमारे देश में बनाया गया है, ये जागतिक स्तर पर किसी भी और इंस्ट्रूमेंट से कम नहीं है। हमें बहुत गर्व है कि हमारे देश में एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसको CSR ने पहले से सपोर्ट किया हुआ है। और ये कंपनी जो है, इसे हम लोगों ने बढ़ावा देकर इस कंपनी ने अब इसे माइक्रो PCR को बेचना शुरू किया है बहुत बड़े स्तर पर। इसको WHO ने मान्यता दी है और ये मान्यता देकर ये PCR मशीन आज हमारे देश में काफ़ी बड़े स्तर पर दिखाया जाता है कि इसकी बिक्री हमारे देश में भी हो रही है। हमारे देश में अगर कई बड़े जैसे हादसे होते हैं, हमारे देश में कोई आपदा आती है, तो इससे राहत पाने के लिए CSR कंधे से कंधा लेकर, कंधे से कंधा लगाकर हमारे देश की जो संस्था है, जैसे कि NDMA हो, जैसे कि NDRF हो, इनके साथ एकजुट कर काम करती है। मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पे दिखाए हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि विशाखापट्टनम में हाल ही में कुछ एक लीक हुआ था और हमारे वैज्ञानिक दूसरे दिन पहुंचकर उन्होंने बताया कि इसको हम लोग किस तरह से राहत पा सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे उत्तर पूर्व दिशा में कुछ स्थानों पर ऑयल वेल्स को कुछ आग लगी हुई थी, बहुत भीषण आग लगी हुई थी। वहाँ पे भी CSR के वैज्ञानिकों ने जाकर उन्होंने बताया कि इसे हम किस तरह रोक सकते हैं। इसी तरह कोविड महामारी हमारे सामने में जो आई है, और कोविड महामारी के लिए हम लोगों को अस्पतालों की जो कमियां महसूस हो रही है, CSR ने जाके कई जगह पर हम लोगों ने अस्पताल बना सकते हैं कि जो 10 बेड हो, 20 बेड हो, 50 बेड्स हो, 100 बेड्स हो, इस तरह के अस्पताल हम लोग 5 या 7 दिनों में खड़े कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपदा आती है, जहाँ जहाँ पर कोई हादसे होते हैं, उस जगह CSR जाकर उनसे राहत मिलने के लिए 5 या 7 दिन में काफ़ी अच्छा काम कर हमारे देश के लिए काम करती है। CSR का एक बहुत अहम हमारे एक लाइब्रेरी है, जिसको हम लोगों ने हमारा पारंपरिक ज्ञान जो है उसको बचाने के लिए बनाई है, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। कि परंपरागत ज्ञान, इसको हम लोग डिजिटल के माध्यम से किस तरह सेव करें, ये TKTL में इसमें आज के दिन करीबन 3 लाख एंट्रीज है, जिसमें करीबन 1 लाख आयुर्वेद की, करीबन 2 लाख यूनानी की, करीबन 40,000 सिद्ध की, ऐसे एंट्रीज है जिसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। और हल्दी का हम लोगों को जो एक्सपीरियंस हुआ था, वो हम दोबारा कभी किसी को नहीं होने देंगे। हम लोगों ने बताया कि हमारा पारंपरिक ज्ञान जो है बहुत गहरा है, और ये पारंपरिक ज्ञान को हम लोगों ने बचाने के लिए ये जो लाइब्रेरी बनाई है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम है, जिसके लिए कि हम लोग स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह आप लोग आकर अनुसंधान कर सकते हो, इसे जिज्ञासा कहते हैं। और आप लोगों के साथ किसी को अगर कभी भी CSR के प्रयोगशाला में आकर देखना हो कि हमारे लाइब्रेरी, हमारे वैज्ञानिक किस तरह काम कर रहे हो, तो एक खुले आप से आप लोगों को सभी को एक इन्विटेशन है कि आप लोग कभी भी आके देख सकते हो। अब बचे हुए 5 या 10 मिनट में आपको बताना मैं चाहूँगा कि कोविड के साथ और कोविड के बाद CSR की भूमिका क्या रही है। कोविड क्षेत्र में जब महामारी हमारे सामने में आई थी करीबन 8 या 9 महीने पहले, किसी को मानव जात में पता नहीं था कि किस तरह हम लोग ये जंग लड़ने जा रहे हैं।
पूरे विश्व के सबसे अग्रसर जो देश है उन्हें भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था कि ये जंग हम किस तरह लड़ने वाले हैं। और ये जंग लड़ने के लिए मार्च के महीने में ही CSIR ने एक प्रक्रिया ऐसी बनाई जिसके माध्यम से हम लोगों ने काफी कुछ काम कर पाया है। और 2 या 3 उदाहरण आप सब लोगों के सामने मैं पेश करना चाहूंगा कि कोविड के साथ हम लोगों ने क्या काम किया है। और बहुत गर्व है हम सब लोगों के सामने में इसको प्रस्तुत करते हुए कि सभी उदाहरण मैं जो प्रस्तुत करने वाला हूँ इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुकी है और ये टेक्नोलॉजी आप कुछ दिनों में देखोगे कि बाजार में इसको मिलना शुरू हो जाएगा। सर्वप्रथम ये फेलुदा नाम की एक डायग्नोस्टिक किट है, ये जो एक डिटेक्शन करने के लिए कर सकते हैं। आपको पता होगा कि RT-PCR जो किट है इसको यूज करने में करीबन 1 दिन लग जाता है। फेलुदा नाम की जो किट हम लोगों ने बनाई है इसको 1 घंटे के माध्यम अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और टाटा सन्स हमारे देश की जो बहुत बड़ी कंपनी है उन्होंने हमारे साथ मिलकर ये काम किया हुआ है। और आप लोग देखोगे आने वाले कुछ दिनों में ही कि किस तरह फेलुदा आप लोगों के सामने में आएगा और डिटेक्शन करने में इसका किस तरह सब लोगों को बहुत बड़े स्तर पर लाभ होगा। इसी तरह जो आजकल RT-PCR होता है जिसे हम लोग शुष्क पट्टी कह सकते हैं या ड्राई स्वाब कह सकते हैं, ये प्रोटोकॉल में थोड़ा सा बदल किया है हम लोगों ने कि जिस तरह सबसे बड़ा काम जो होता है आजकल के RT-PCR के टेस्ट में ये जो होता है जिसमें RNA आइसोलेट करना होता है। और हम लोगों ने हमारे देश के सामने में ये एक तकनीक लिया है जिसके सामने हमने बताया है कि RT-PCR आप जरूर करें, वही तकनीक आप जरूर यूज करें, लेकिन आपको RNA आइसोलेट करने की जरूरत ना पड़े। जिस एक्सपेरिमेंट को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, जिस एक्सपेरिमेंट में फेल होने के सबसे बड़े चांसेस होते हैं, वो एक RNA आइसोलेट करने का एक्सपेरिमेंट होता है पूरे RT-PCR के टेस्ट में। और हम लोगों ने बताया है कि RNA आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है अगर ड्राई स्वैब के माध्यम से आप काम करते हो। और बहुत बड़ी ये खूबी है इस पर्टिकुलर टेस्ट की कि आज के दिनों में जो टेस्ट हो रहा है वही टेस्ट रहेगा, लेकिन सिर्फ पहला कदम जो है इसका RNA आइसोलेट करने का, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सब लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत बड़ा काम किया है जिसके माध्यम से ये 2 टेस्ट हम लोग आपके सामने में ले आए हैं। इसी तरह और एक गर्व करने की बहुत बड़ी बात है कि हैदराबाद की हमारी एक प्रयोगशाला ने ये एक नई दवा बनाई है जिसे हम लोग फेविपिराविर कहते हैं। ये फेविपिराविर का हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे सिप्ला के साथ मिलजुल कर, और सिप्ला अब फेविपिराविर को देश में बिकना शुरू किया है जिसे वो लोग सिप्लेंजा कहते हैं। और आप देख रहे हो बहुत गौर से कि इसके ऊपर CSIR का भी लोगो लगा रहा हुआ है। CSIR की जो लैब है हैदराबाद की IICT, उनका लोगो भी सिप्लेंजा पर लगा हुआ है। बहुत बड़े गर्व की बात है कि CSIR ये कर पाई है इतने चंद दिनों में। ये काफी CSIR ने सिर्फ 1 या 2 महीनों में सिर्फ ये अलग अलग तरीके के डायग्नोस्टिक टेस्ट और अलग अलग तरीके की दवाइयां हमारे सामने मिल रही है। इसी तरह कोरोना की महामारी को लड़ाई लड़ने के लिए वेंटिलेटर्स की जब जरूरत थी तो हमारी बंगलोर में स्थित नेशनल एरोस्पेस लैब है, इन्होंने भी एक वेंटिलेटर बनाया है जिसे हम लोग बाइपैप कहते हैं। तो ये खूबी हम लोगों के साथ आप लोगों के सामने में प्रस्तुत की कि CSIR ने क्या क्या किया है। इसके अलावा काफी सारे चीजें CSIR ने की है जो समय के अभाव से मैं आप सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप सब लोगों को मैं एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में किसी भी देश में कोरोना की जंग लड़ने के लिए जो कुछ नए तरीके अपनाए थे इसमें भारत की कोई भी कमी नहीं रही है। भारत बाकी सब अग्रसर देशों के साथ मिलजुल कर बाकी देशों में भी जो काम हुआ है उतना ही बढ़िया, उतना ही अच्छा और उतना ही महत्वपूर्ण काम भारत ने भी किया है। वो इसका पूर्व ये जो योगदान है इसका पूर्व क्रेडिट जो है हमारे देश के वैज्ञानिक और पर्टिकुलरली CSIR के वैज्ञानिक और CSIR में स्थित जो भी सब टेक्नीशियंस है, CSIR के स्टूडेंट्स है, हमारे सब छात्र है, इन लोगों को जाता है। और मैं समझता हूँ इन सब लोगों को बहुत बड़ी तालियों की जोर से आपकी तरफ से प्रोत्साहन की जरूरत हो। आप जहां भी हो हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत हो और आपके प्रोत्साहन की जरूरत हो। और CSIR के वैज्ञानिक, CSIR के टेक्नीशियन, थैंक यू। आखिर में
जावेद जी कोई किसी जी नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आगे जी जी आगे बढ़ते तो सामने में और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसे हम लोग ऐप किसान सभा ऐप कि किसानों में अगर किसान और ट्रांसपोर्टर्स हो कि जो ट्रक्स चलाते हैं, जो किसान है, दोनों के बीच में कोई ना आना चाहे, ये हमारी एक दिल्ली में स्थित सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने एक ऐप बनाई है। बहुत अहम ऐप है, बहुत बढ़िया ऐप है, और आप लोगों में से कोई तो जरूर इसे ये ऐप किसानों को ट्रकर्स के साथ जोड़ती है। और इसी ऐप को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ऐप बनाया है जिसे हम लोग सप्लाई चेन ऐप कहते हैं, जो कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कुछ बताना चाहूंगा कि कोरोना के काल में हम लोगों को क्या क्या सीख मिली है। और सबसे बड़ी सीख हमें मिली है कि कोई भी चीज हम करते हैं उसमें हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर बनना ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमें कहा है, और ये बनना बहुत जरूरी है। और इसमें विज्ञान की क्या भूमिका रहेगी, इसमें अनुसंधान की क्या भूमिका रहेगी, ये हमें देखना बहुत जरूरी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के माध्यम से हम लोग हमारे देश को किस तरह आत्मनिर्भर बना पाए। एक या दो उदाहरण देना चाहूंगा। हमारा देश जो स्वावलंबी है, स्वावलंबी नहीं है कुछ कुछ चीजों में, उनमें से पेट्रोलियम है, कोल है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग आज पूरी तरह स्वावलंबी नहीं है, और इन चीजों में हमें स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है। और CSIR ने एक रणनीति अपनाई है जिसमें हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है कि हर क्षेत्र में, चाहे जो एरोस्पेस हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे मिनरल्स और मटेरियल्स हो, इन सभी क्षेत्रों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए कि जिस तरह हम लोग भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना पाए। और इस हेतु CSIR ने एक रणनीति अपनाई है, और यह रणनीति हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना ऑलरेडी शुरू किया है। रणनीति के माध्यम से हमें बहुत, हम लोग कॉन्फिडेंट है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कह सकता हूं कि आने वाले 2, 4 या 5 सालों में हम भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना पाएंगे। इसके लिए CSIR की भूमिका यह रहेगी कि हम लोग कार्य करने में जुटे रहेंगे, हम कार्य करने में लगे रहेंगे, जनसाधारण के लिए, समाज के लिए हम कार्य करने में लगे रहेंगे। हमारे कदम ऐसे लगाए जाएंगे जो हम लोग उद्योग और MSMEs के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। जो स्टार्टअप्स हो उनको बढ़ावा देने के लिए हम कार्य करते रहेंगे। ऐसे काफी सारे कदम हम लोगों ने लिए हैं कि जिस माध्यम से हम लोग स्टार्टअप्स की भी उनको एनकरेज करेंगे, और हमारे देश के जो युवा हो, हमारे देश के जो बच्चे हो, उनको विज्ञान की ओर आकर्षित करने के लिए हम लोग दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप को एनकरेज करने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं। वो इस तरह है कि हम लोगों ने कुछ इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं, और हमारे देश का सबसे बड़े इंक्यूबेशन सेंटर से, हमारे देश के सबसे सक्सेसफुल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो हमारे पुणे में स्थित NCL वेंचर सेंटर है। इन लोगों ने आज तक करीबन 350 स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट किया हुआ है, और काफी सारी कंपनियां यहाँ से निकलकर एक बहुत अच्छी तरह से इनको आगे में ले जा रहे हैं। इस तरह हैदराबाद में स्थित अटल इंक्यूबेशन सेंटर CCB में जो है, ये भी हमारे इंक्यूबेशन सेंटर है। और इसी तरह एक हमारा इंक्यूबेशन सेंटर जो है, जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलोर में NRD के साथ जुटकर इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। ये कदम हम लोगों ने इसलिए लिया है कि हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के इनोवेटर्स को, कि जो कुछ स्टार्टअप कंपनियां कर पाए, और उसके माध्यम से हम लोग उन्हें किस तरह प्रोत्साहन दे पाए। और किसी को अगर स्टार्टअप कंपनी तैयार करनी हो तो जरूर हमारे वेंचर सेंटर, या हैदराबाद में स्थित अटल इंक्यूबेशन सेंटर, या बंगलोर में स्थित जो इंक्यूबेशन सेंटर है, हमारे पास आए, और हम आपको सामने में ले जाने में जितनी मदद हमारी तरफ से हो सके हो उतनी मदद आप लोगों की कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को कोशिश की कि गए कुछ 60 या 70 सालों में CSIR में क्या क्या भूमिका रही है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे देश की, हमारे समाज की जो प्रगति हुई है गए 70 या 80 साल में, और इस प्रगति में विज्ञान की जो भूमिका रही है, इसमें CSIR की एक बहुत अहम भूमिका है। हमारे सभी वैज्ञानिक, जिनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा आज के हिंदी दिवस पे,
हमारे सभी वैज्ञानिक, जिनका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि CSIR का फाउंडेशन डे जो आ रहा है, CSIR का स्थापना दिवस जो आ रहा है 26 सितंबर को, इस स्तर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा। पुनः आप सब लोगों ने आज यहाँ पर बैठकर हमें सुना। आप सभी लोगों के सामने में कुछ हमारे जो पहलू है, आप लोगों के सामने में मुझे जो मौका मिला आप सब लोगों के सामने बताने का, मुझे जो अवसर मिला आप सब लोगों के सामने में बात करने का, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का पुनः राष्ट्रीय दिवस अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मांडे। बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान रहा ये। बहुत कुछ हमें मालूम है CSIR की उपलब्धियों के बारे में, लेकिन आपका व्याख्यान सुन के लगता है कि बहुत कुछ और भी जानने की जरूरत है, चाहे वो जीनोमिक्स हो, स्वदेशी दवाइयाँ हो, या खेती में काम आने वाली मशीनों, या लड़ाकू विमान, या पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा। ऐसी बहुत सी तकनीकें हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में भारत को कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाया है। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के संदेश को CSIR जैसी संस्थान जरूर पूरी कर पाएगी। आपके व्याख्यान से हमें ये इस बात का आभास हो गया है। इस जानकारी को हमसे साझा करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं CSIR हेडक्वार्टर्स में डॉक्टर गीता और डॉक्टर महेश का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और अंत में आप सभी से धन्यवाद जो आज हमारे साथ इस मंच पर जुड़े। पुनः आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं इस कार्यक्रम को आज यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा। धन्यवाद बहुत।